नमस्कार, मैं हूं जयंत शर्मा। मैं एक ऐसे महिला से आपको मिलाने जा रहा हूं जो खुद ब्लाइंड है। ब्लाइंड का मतलब पूरी तरह से ब्लाइंड है, फिर भी महिलाओं के लिए एक संस्था चला रही है जिसका नाम है विश्व मधुर। विश्व मधुर कैसे चला रही है एक ब्लाइंड होने के बाद भी, आइए ये सवाल आप उन्हीं से जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो पद्मा न्यूज 7 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शारदा श्रीवास्तव। शारदा जी, आपके बारे में पता चला है कि आप एक संस्था चला रही है और वो भी महिलाओं के लेकर के। ये कैसे चला रही है और कब से चला रही है, जरा इसके बारे में मुझे बताइए। मेरी संस्था लगभग 4 साल हो रहा, 18 से शुरू हुआ और ये बजरते बिहार सोसाइटी के द्वारा रजिस्टर्ड है। और ये संस्था चलाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि परेशानी से जो डूब रहे हैं, परेशानी में जो पड़े हुए हैं, उसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही परेशान रही हूँ अपने शरीर को लेकर। जी बताया जाए कैसे परेशान थे आप, जरा सा उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, लगभग 4 या 5 साल की जब मैं थी तभी मुझे चेचक हो गया, जो बुरी तरह से हुआ जी। और उस चेचक में मेरी आंखें चली गई। मतलब चेचक में आंखें चली गई थी जब आप 4 वर्ष के थे? जी। लेकिन मेरा एक जेहन पढ़ाई का, जब हम 6 भाई बहन हैं, हमारे को छोड़ के जो 5 भाई बहन पढ़ते थे, वो देखकर मेरे में एक अजीब सा होता था कि मैं भी पढ़ूं। और मेरा ब्लाइंडनेस सिर्फ ब्लाइंडनेस नहीं, पेनफुल ब्लाइंडनेस है। मतलब इसके ऊपर हमेशा हमको पेन भी रहता है, क्योंकि ये परफोर्टेड कॉर्नियल अल्सर के रूप में बदल गया जी। तो इसकी वजह से तो वैसी स्थिति में मैं हूँ तो बहुत ही निर्धन परिवार से आती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मन के बहुत धनी थे और विद्या के धनी थे जी, खुद भी जी। तो अपने बच्चों को विद्या से बहुत ज्यादा धनी बनाना चाहते थे, जिसमें वो खड़े उतरे। वैसी स्थिति में मुझे जब देखी कि इसकी भी जेहन है, तो ये सोच कर कि जब मेरे 5 बच्चे हैं ही, पढ़ते ही हैं, उसमें बेटा बेटी सभी है, तो वैसी एक बेटी अगर ऐसी भी रह जाए तो क्या दिक्कत है, ये ना सोचकर मेरी ओर भी उनका ध्यान भरपूर था। और वैसे में अगर अम्मा ये आंख माथे ये सब को सदा रही है तो पापा कुछ पढ़कर सुनाते थे, क्योंकि मेरे पास और कोई साधन ही नहीं था पढ़ने का। वैसी स्थिति में सिर्फ वो पढ़ के सुना रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं। जब मेरे पापा ये देखे कि इसको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होता है, उस समय उतना मुझे नहीं था कि बहुत ही ब्लाइंडनेस नहीं था, तो उन्होंने देखा कि इंग्लिश में ये आसानी से लिख लेती है, तो मेरे लिए इंग्लिश आसान था। तो उसी मोड़ पर मेरे पापा भी चले गए कि उन्हें इसको इंग्लिश से ही आगे बढ़ाया जाए। और ऐसे करते करते मुझे हाईली क्वालिफाइड किया गया। मम्मी पापा तो नहीं रहे, लेकिन मेरी 2 दीदी मेरी इस जेहन को कभी भी ब्रेक नहीं आने दी, और वो दोनों भरपूर मेरा सहायता की, जिसमें एक शोभा श्रीवास्तव, एक पूनम श्रीवास्तव। पढ़ाई लिखाई में मम्मी पापा तो अर्ली एज में ही चले गए, लेकिन हमारे हमको कहीं बाधा नहीं आया। उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं चुनौती भरी पढ़ाई करूँ, चुनौती भरी पेशे को अपनाऊँ। वैसी स्थिति में मैं एडवोकेसी को अपनाया। वो भी एक सिनेमा ही है कि एडवोकेसी में कहा जाता है ना कि आउटलुकिंग ही देखा जाता है, बिल्कुल। और इंटरनल क्या है, उससे क्या मतलब है। आउटलुकिंग मेरा तो साइन बोर्ड देख ही रहे हैं जी, जी, जी। वैसी स्थिति में किसी भी एडवोकेट को एक्सेप्ट करना एक जूनियर के रूप में जी, वो कहीं से कोई स्वीकार नहीं थी। मैं नाम बगैर किसी लिए नामी ग्रामीण महिला और पुरुष एडवोकेट भी मुझे नहीं स्वीकार। यहाँ तक कि मैंने यह भी किया कि आई वांट guideline, not I want remuneration. क्या बात? But some advocates say that you fit around the wall. Good. But it is challenges for me. ऐसी स्थिति में मैं इस चैलेंज को स्वीकारा कि क्यों कह रहे हैं कि मैं शोभा देती हूँ वाल के अंदर, दीवार के ही अंदर जी। तो वैसे में मैंने जब जाना शुरू किया, तो जब देखा कि कोई नहीं स्वीकार रहे हैं मुझे, तो मैं अकेले ही जाने लगी। एक दिन खलीफाबाद चौक पर एक यूथ के साथ एक वृद्ध जा रहे थे, कोट पहने हुए थे। जब मैं पास आई, दिखाई पड़ा कि एडवोकेट लग रहे हैं, तो मैंने उन्हें नमस्कार किया और बोला। उस दिन मैं ये तय कर ली थी कि मैं ये नहीं बताऊं कि मैं लो विजन जी, और मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ और न्यूली ज्वाइन की हूँ। वैसी स्थिति में
मैं सिर्फ और सिर्फ आपका गाइड चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मुझे आने जाने का भी 5 रुपया भी मिले। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर रोज आना जाना, वो स्वीकार लिए कि ठीक है आइए बैठिए और ठीक है पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में मैं गौर से सिर्फ स्क्रिप्ट को, ये इसको पेटिशन वगैरह को पढ़ती थी, क्या नीति बनता, क्या करता है, कैसे होता है। एक दिन मेरे सीनियर जो थे, जो मुझे स्वीकारे थे, वो बोले कि चले जाओ जज साहब के यहाँ। मैं सोची कि अगर मैं कह दूँ कि मैं जज साहब के यहाँ कैसे जाऊँ, अकेले जाना मेरे लिए असंभव है, बता दीजिए कहाँ है, तो नहीं संभव, हमको रिजेक्ट कर देंगे। वैसी स्थिति में मैं गई और किसी भी कोर्ट में घुस कर चली आई। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि मैं सिर्फ सबका आर्गू ये सब सुनूं, तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है। और यहाँ बैठकर जो पेटिशन बनता है वो तो टाइपिंग वगैरह जो है सो देखेंगे ही। ऐसी स्थिति में एक दिन मैं खुद से एक ड्राफ्ट को इंग्लिश में बनाई। तो एक इंटेंशन भारत में क्या है कि अगर इंग्लिश बोलिए या इंग्लिश लिखिए तो वो सबसे विद्वान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज के समय में यही भारत में देखा जा रहा है, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, हाँ। पता नहीं कैसे क्यों चलता है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ। ऐसा जबकि होता नहीं है, नहीं होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है हमारे सीनियर को वहाँ जितना भी बैठते थे चैम्बर में बहुत इम्प्रेस हुए, और वो मैं सुन कर वो ड्राफ्टिंग की थी पेटिशन, बेल पेटिशन। हमको कोई आज बताए नहीं थे, लेकिन जब देखी कि हाँ यही ढर्रा, यही जो इसका प्रारूप है, तो मैंने बना लिया। तब वो बोले कि शायद तुम जब प्रारूप बना ली हो, ड्राफ्टिंग कर ली हो, तो इसको बेल मूव करोगी। मैं बोल्डली एक्सेप्ट कर ली, और जब बेल मूव करके आई उस दिन, मतलब उनका हम कह नहीं सकते जज के यहाँ था, टेम्परामेंट उनका हाई था। मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे कैसे बोलना है जिससे कि उनका टेम्परामेंट लो हो। लेकिन हाँ, बाद में बेल मांगने का तरीका ये था कि बिल्कुल कोई भिखारी खड़ी है, और इससे वो इम्प्रेस हो गए। पहले तो मुझे बहुत फटकारा, टेम्परामेंट में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं बोली उसके बाद भी अपने मूड को जारी रखी। और अंत में बोले बेल जब दे दिए तो हमारे सीनियर वहाँ बैठे हुए थे, अब काफ़ी मतलब होने लगा गपशप जैसा वहाँ कोर्ट में। ये माहौल मैं कभी देखी नहीं थी। तो फिर वो बोले, बाद में चैम्बर में बुलाए, मेरे सीनियर को पूछे, तो बोले कि हाँ, तो ये तो लगती है कि बिल्कुल बेल का मतलब ही होता है भिखारी, बेल मांगा जाता है, और ये सचमुच बेल ली, भीख मांगी हमसे। इसके बाद से हमारे सीनियर का भी मेरे प्रति कुछ अच्छा इम्प्रेशन तो बन ही गया था इंग्लिश की वजह से जी। और वहाँ से कंटिन्यू, वहाँ मैं बहुत ऐसी महिलाओं को देखी जी, जो कि बहुत पीड़ित है, पुरुषों द्वारा ज़्यादा अधिकतर पीड़ित थी। वैसी स्थिति में मेरी इच्छा हुई कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूँ। अच्छा, ये सीख आपको वहीं से मिली कि महिलाओं इतनी उत्पीड़ित हो रही है, तो वहीं से ये सीख मिली है, इसीलिए आप संस्था का रूप दिए। जी जी, वैसे तो बच्चों से मेरा बहुत स्नेह है, और मेरे माता पिता का भी जो है भूमिका यही रहा है कि वो सेवा भाव से ही, तर्कपूर्ण जीवन सेवा भाव से जिए। तो वो तो मेरे रग रग में है ही। तो उस समय मैं बच्चों के लिए बहुत पहले से करती आ रही थी, लेकिन मेरी कोई संस्था नहीं थी। और एक बार मैं चाइल्ड साइंस कांग्रेस और एंड चाइल्ड राइट्स की ओर से दुमका में रानी बहाल पहाड़ के ऊपर है जी, वहाँ भी मैं गई थी। तो वहाँ यूनिसेफ वाले और आए हुए थे, यूनेस्को वाले आए हुए थे, लेकिन उन सब के बावजूद मेरा जो बच्चों के प्रति रिसर्च है, खासकर बाल वैश्या के लिए जो मेरा सर्वे हुआ था, और छोटे बच्चे जिस पर कि बड़े बड़े अपना कुछ थोपते हैं और उसका अपना कोई वजूद है नहीं समझते हैं, वो मेरे हृदय को बहुत सारता था। और कभी कभी मैं जो भी दृश्य देखती थी छोटे बच्चे के साथ जो हो रहा, तो मैं सचमुच आंसू से हृदय से रोती थी, रुक कर या चुप। तो बच्चों के लिए मैं करती आ रही थी, लेकिन कचहरी जाने के बाद मुझे महिलाओं के भी उत्पीड़न के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया कि कितनी उत्पीड़ित हो रही है। अच्छा, ये जो संस्था बनाए आप विश्व मधुर, इसका क्या कारण क्या? इसका कारण यह है कि मैं एक महिला हूँ, और दरअसल कहा जाए तो वास्तव में मेरा भी कोई वजूद नहीं। मुझे ऐसा लगा, जब मैं अपने को टटोलती हूँ तो ऐसा ही लगता है कि मेरा भी कोई वजूद, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं महिला हूँ, ऐसा और कोई भी फीलिंग है। तो वैसी स्थिति में मेरे माता पिता का तर्कपूर्ण जीवन और बच्चों को भी उसी तरह से अपने उसी धरातल पर उतारना मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मुझे से बूढ़े को जो लाठी नहीं मिलता वो मिल गया। अच्छा, इस संस्था के द्वारा कितने क्षेत्रों में काम कर चुके हैं आप? इस संस्था में मैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो काम की हूँ वो अब तो अनगिनत कहा जा सकता है 4 वर्षों में। जैसे मैं बताती हूँ, एक महिला जो वृद्ध है,
पति नहीं है, एक ही मात्र संतान है, पुत्र, जो उसको घर से निकाल दिया। उसे कोई एडवोकेट ही मेरे पास लेकर आई कि देखिए, क्योंकि वो जानती थी कि तब मैं किसी से फीस आज तक इसके लिए नहीं ली, जो पीड़ित है उसकी फीस लेती ही नहीं हूँ। उस महिला को मैं जो पेटिशन बना के दी और जो रास्ता बताई वो वैसे रास्ते पर चली। आज बेटा को मजबूरन रखना भी पड़ रहा है और उसके लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ रही है। वैसी और भी कई महिलाएं हैं जिसके लिए मैं काम की, जिसमें कहीं है दहेज पीड़ित महिला है, कुछ है जो कि पुरुष के द्वारा न प्रत्यक्षता है और न ही वो उसके अंदर में है। अभी जो मेरा एक सर्वे चल रहा है, जो संभवतः हो सकता है कि 2 तारीख को उसको एक आयोजन का रूप दिया जाए, उसमें भी यही सर्वे है। उसका नाम ही है गुमनाम जांबाज। तो मैं उसी में इस सर्वे का नाम यही दी हूँ और इसमें मैं उस वैसी महिला को का सर्वे कर रही हूँ जो कि किसी न किसी तरह से न माता पिता के अंदर में है, न ससुराल में है, न पति है, या तो कुमारी हो या विधवा हो या प्रत्यक्षता हो, लेकिन अपने बच्चों के साथ अपना भी परवरिश कर रही है और बहुत अच्छा जीवन चला रही है बच्चों का भी। वैसी जावाज, गुमनाम जावाज का सर्वे की हूँ और लगभग बहुत सारे सर्वे के बाद जो मैं नतीजे पर पहुँची, जिसका कि 2 तारीख को मैं एक आयोजन के रूप में उसे डिक्लेयर करूँगी। पता चला कि आपके संस्था को बहुत सारे सम्मान मिल रहे हैं, शहर में एक पहचान बन गई है जी। तो किन किन क्षेत्रों में सम्मान प्राप्त कर चुके हैं ये संस्था? देखिए, पहली बात है कि लोग अगर कुछ करना चाहते हैं तो वैसे स्थान को चुनते हैं कि जहाँ की नामचीन लोग हैं और लोग जो है समझे जाने। लेकिन मैं जो जगह चुनी वो गंदी बस्ती, गली कुची, यहाँ तक कि श्मशान ही में गई। और गंदी बस्ती में जाने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जेहन है लेकिन कोई उसको उभारने वाला नहीं है। वैसी स्थिति में मैं उस गंदी बस्ती में न बोरा न चट्टी कुछ नहीं, पापड़ देने वाली बच्ची, जुआ खेलने वाला लड़का और वो जो कवाड़ी सब होता है बेचे पुराना लोहा का लक्कर करता है वैसा लड़का, सबको मैं बटोर कर पढ़ाने का काम किया। और कुछ ऐसी भी लड़की थी जो रजिस्ट्रेशन करवा चुकी थी, पंजीयन हो चुका है, लेकिन मैट्रिक का एग्जाम भी नहीं दी है, न दे सकती है। वैसी लड़की को लेके बैठी मैं, इंटर का भी एकदम 0 से लेके इंटर तक को लेके बैठी मैं। और बहुत कठिन प्रयास के बाद नाक पर पट्टी बांध कर कठिन प्रयास के बाद बीच में ही गली कुची के कहीं किसी को जगह नहीं, क्योंकि कोई छोटे छोटे जगह पर बैठे हुए हैं, घर नहीं है सही, तो वैसे बच्चे को लेकर जब मैं बैठी तो इसमें मेरे 5-6 बच्चे इंटर और मैट्रिक को मिलाकर, जिसमें एक 3य श्रेणी से, एक 2य श्रेणी से और बाकी प्रथम श्रेणी से पास हुए। मैट्रिक और इंटर मेरा हौसला बढ़ता गया और कई बच्चे पढ़े लिखे, एक बच्चे तो ऐसे आशा, उसमें मैं हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं मानती, क्योंकि मैं मुस्लिम बस्ती में गई थी जहाँ की उन लोगों को भी ये आशा रहता थी कि एक युवती जहाँ की भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी जाती है और असली गाने भी गाए जाते हैं और ना समझ के कारण या जानबूझ कर रही हो, लेकिन वो लोग इतना कोऑपरेट किए कि मेरे गली में जाने के बाद कोई भी युवक नहीं रहते थे गली में और कोई भी ऐसे नहीं पुरुष होते थे जो कि हमको देखने के बाद इधर उधर से तामझाम करे, या हर महिला मेरे सामने आ जाती थी और बजाते कोई बोरा चट्टी बिछा दी, बच्चों को भी बैठा दी और जगह दी और इस तरह से पढ़ा लिखा। उसमें जो है फारूक अली जो कि छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जी, उनको जब ये बात पता चली, मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उनको जब पता चला तो वो बोले कि आप तो सम्मान के लायक व्यक्ति हैं और उस गली में, उस गंदी बस्ती में जहाँ कोई नहीं जाना चाह रहा, वहाँ आप जा रही हैं, वहाँ जाकर जब देखें तो उनको लगा कि तो क्रेडिट का काम है जी। और उन्होंने कुछ ठाना हुआ जो उनको नहीं, उस समय को बच्चे को पुरस्कार दिए। हमने मांगा भी नहीं कि हमारे बच्चे का हौसला बढ़ाइए, लेकिन उनको लगा कि हौसला बढ़ाना चाहिए, बच्चे को पुरस्कार दिए। और उसके बाद वो कभी तय किए कि नहीं, उनको सम्मान मिलना चाहिए, संस्था को सम्मान मिलना चाहिए। उसमें हम 3 बहन हैं संस्था में, हम तीनों को सामूहिक रूप से सम्मानित किया। तीनों मिल करके ये काम कर रहे हैं आप जी। मैंने जो आपको सम्मान मिला जी, वो क्या फारूक अली जी की तरफ से था या किसी संस्था के द्वारा से था? वो फारूक अली जी की तरफ से था और फारूक अली जी की संस्था है सफाली कलम जी। और उसके अलावा तो वो एक महान सोशल वर्कर हैं जी। और एक है खुदाई खिदमतदार के द्वारा हमको मिला। अच्छा। कि एक निर्धन लड़की, वो भी बिना कोई डर भय के, जिसे दिखता भी नहीं है, वैसी स्थिति में वो मैदान में आने का कैसे सोचा।
तो वैसे में उनको लगा, तो वो हमारा जो है अध्ययन कर रहे थे। करने के बाद उनको लगा, जो वो बताएं कि नहीं ये सम्मान के लायक है, तो वो संस्था जो है उस संस्था को सम्मानित किए गए। और उसके बाद एक कौमी तंजीम है, कौमी तंजीम जी, ऑल इंडिया कौमी तंजीम जी, उनको ऐसा लगा कि जो कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, न मैं कभी चाहे कि अपनी संस्था द्वारा या अपने समाज सेवा के आड़ में राजनीति में कुछ लाभ लूँ, वैसा मैं कभी नहीं चाहूँ जी। इसकी वजह से उनको लगा कि नहीं, काम सही यही हो रहा है, क्योंकि वो कई जगह जान चुके थे कि मैं जमीनी स्तर पर काम कर रही हूँ। तो उन्होंने तय किया कि नहीं, ये संस्था सम्मान के लायक है और इसे सम्मानित करनी चाहिए। आप अपने संस्था के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं अपनी संस्था के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर काम करें तो सच में सेवा भाव से काम करें। ये कभी न चाहें कि अगर यहाँ कोई पत्रकार नहीं आया है या कोई ऐसा जानने वाला नहीं है तो क्या होगा। हमें सिर्फ चाहिए वो रिजल्ट जो मैं करने वाला हूँ, उसका रिजल्ट चाहिए। इस भाव से अगर हम काम करते हैं तो वो सच्ची सेवा है, और किसी भी संस्था का यही मकसद होना चाहिए, सच्ची सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे विश्व मधुर संस्था के संचालिका, हमसे बात कर रहे थे कैसे गरीबों को मदद करनी चाहिए।